जय हिंद दोस्तों। हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वार। पर अगर हम दुनिया को देखें तो दुनिया पूरी जो है युद्धों में ही बिजी है। सबसे पहले बात होती है रशिया यूक्रेन वार की, तो वहां पर इन्वॉल्व है। दूसरा वार हो रहा था इजराइल और हमास के बीच में, चलो वो तक भी ठीक है। अब नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है ईरान और पाकिस्तान के बीच में। अब ईरान पाकिस्तान जो है इंडिया के एकदम करीब है, तो ईरान पाकिस्तान के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कोई टेंशन बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि इंडिया भी उससे इंपैक्टेड होता ही है। तो आइए देखते हैं कि क्या वो वजह है जिससे दोनों कंट्रीज आपस में टकरा रहे हैं और उन टकराहट का समाधान क्या हो सकता है। क्या ये जो कॉन्फ्लिक्ट से और बढ़ेंगे कि थोड़े दिन में सेटलमेंट हो जाएगा। दोस्तों, जब इस मैप को आप देख रहे हो तो इंडिया के जस्ट पड़ोस में पाकिस्तान, पाकिस्तान के पड़ोस में ईरान और पाकिस्तान ईरान से सीमा मिल रही है अफगानिस्तान की। यानी कि पाकिस्तान जो है सिर्फ 3 देशों से घिरा हुआ है, इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान। यहां पर ये जो शेडेड एरिया आपको दिख रहा है, शेडेड एरिया में एक स्पेशल कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है बलूच कम्युनिटी। इसीलिए इस टॉपिक का नाम भी आया ईरान पाकिस्तान एंड द बलूच मिलिटेंसी। अब इस मिलिटेंसी की वजह क्या है बच्चों? तो सबसे पहले आप देखिएगा कि ईरान ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान पर अटैक किए। ईरान ने कहा कि हमने पाकिस्तान में जो अटैक किए हैं वो स्पेशल ग्रुप जिसका नाम है जैश अल अदल, इस जैश अल अदल पर हमने अटैक किए हैं। क्यों अटैक किए? क्योंकि पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप है जैश अल अदल। यह ग्रुप ईरान में हिंसा कराता है, ईरान में हमले करता है। पाकिस्तान ने ईरान के इस अटैक को अपने खिलाफ मान लिया और पाकिस्तान ने भी कुछ मिसाइल्स ईरान पर दाग दी और दोनों देशों ने अपने अपने पक्ष रखे। इंडिया ने भी इसमें एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि इंडिया जो है हमेशा से टेररिज्म के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाता है, इसलिए ईरान ने जो कुछ किया है कहीं ना कहीं सही किया है। अब तक दोस्तों इस जैश अल अदल का इंडिया के केस में क्या रिलेशन है? तो ऐसा कहा जाता है कि जैश अल अदल नाम का जो आतंकवादी संगठन है, इस संगठन ने ही हमारे देश के नागरिक कुलभूषण जाधव को एब्डिक्ट किया था और कुलभूषण जाधव को इस संगठन ने बेच दिया था। किसको? आईएसआई को। तभी से कुलभूषण जाधव किसके कब्जे में? आईएसआई के कब्जे में, और हम उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैश अल अदल के बारे में जानना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर बात अगर हम करें तो ये जैश अल अदल क्या है? तो बच्चों जैश अल अदल जो है इसकी स्थापना हुई 2012 में और इस जैश अल अदल की स्थापना 2012 में हुई और इसमें शुरुआत में जो लोग जुड़े हुए थे वो थे बलूच कम्युनिटी के लोग। बलूच कम्युनिटी के वो लोग जो इंडिया, पाकिस्तान और ईरान की दोनों की बॉर्डर पे रहते हैं। ये जैश अल अदल कब एस्टेब्लिशमेंट में आया? तो जैश अल अदल जो है एक पहले से पुराना ग्रुप बना हुआ था जिसका नाम था जुंदुल्ला ऑर्गेनाइजेशन। ये जुंदुल्ला ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस जुंदुल्ला ऑर्गेनाइजेशन पर जब ईरान ने थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस किया, ईरान थोड़ा कड़क हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, तो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया और इस जुंदुल्ला ऑर्गेनाइजेशन के बदले में इसके स्थान पर एक नया संगठन खड़ा हो गया जिसका नाम क्या है? जैश अल अदल। अब आगे बात करें कि इस जैश अल अदल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जैश अदल कहता है कि हमें जो है बलूच लोगों की आजादी चाहिए। बलूच लोग जो है एक मुस्लिम कम्युनिटी है जो ईरान के सिस्तान प्रोविंस में रहती है, ईरान के सिस्तान प्रोविंस में रहती है और पाकिस्तान में जो है ये जो है बलूचिस्तान प्रोविंस में रहती है। तो ध्यान रखिएगा बलूच लोग जो है कहां रहते हैं? तो बलूच लोग जो है ईरान का वो वाला हिस्सा जो पाकिस्तान से लगता है वो सिस्तान प्रोविंस है और पाकिस्तान का वो हिस्सा जो ईरान से लगता है वो बलूच प्रोविंस है। तो सिस्तान और बलूच दोनों ही प्रोविंस में कौन रहते हैं? बलूच लोग रहते हैं। और ये जैश अल अदल कहता है कि हम इन बलूच लोगों की ही पैरवी करते हैं, बलूच लोगों की एडवोकेसी करते हैं। बलूच लोगों के लिए अलग देश होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए बलूचिस्तान। तो यहां से मामला बिगड़ना शुरू होता है। अब बात करते हैं कि भाई ये बलूच लोग क्यों लड़ रहे हैं, क्या इनकी दिक्कत है? दोस्तों सबसे बड़ी बात कि बलूच लोग जो हैं ये पाकिस्तान में चूंकि पंजाबी मुस्लिम डोमिनेटेड गवर्नमेंट है और ईरान में जो है वो शिया डोमिनेटेड गवर्नमेंट है, तो दोनों ही देशों के अंदर ये बलूच लोग जो है कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड है। ये कहते हैं कि साहब हमें है ना फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो, एजुकेशन का मामला हो या फिर पॉलिटिक्स का मामला हो, हर चीज में हम पिछड़े रह जाते हैं। ना हमें पाकिस्तान के अंदर सही पार्टिसिपेशन मिल पाता है, ना ही हमें पार्टिसिपेशन ईरान के अंदर मिल पाता है। इसलिए जो है हमें तो आप अलग कर दीजिए, हमारा एक अलग देश बना दीजिए। और यही वजह है कि चूंकि दोनों जगह दोनों कम्युनिटी रहती है, दोनों के अलग अलग ग्रुप्स हैं जो दोनों देशों में रहने वाले बलूच लोगों के लिए लड़ते हैं। कहीं ना कहीं जैश अल अदल अगर हमले करता है तो उसके इफेक्ट ईरान में होते हैं। ईरान में कुछ ग्रुप्स हैं वो अगर एक्टिव होते हैं, जैसे ईरान में भी बलूच लिबरेशन फ्रंट जो है वो अगर हमले करता है तो पाकिस्तान में टेंशन होती है। इसी वजह से दोनों देश एकदम गुत्थम गुत्था रहते हैं। तो क्या सर ये दोनों देशों के बीच की लड़ाई शुरुआत से चली आ रही कि अभी भी कुछ है? तो वापस से मैं आपको बता देता हूं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस लड़ाई को, इस कॉन्फ्लिक्ट को हमें ध्यान से समझना एक बार और जरूरी है। क्यों जरूरी है?
कि इंडिया जो है, इंडिया से बच्चों हम लोग बड़ा सपोर्ट करते थे किसका, अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का सपोर्ट करने के लिए हमें रोड के थ्रू जाना पड़ता है। हम पाकिस्तान से रोड के थ्रू जाते थे अफगानिस्तान। अब चूंकि पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, हमने तो सारे रिश्ते इससे खत्म कर रखे हैं कि भाई हम तेरा यूज नहीं करेंगे, तू हट अलग। तो हमने क्या किया, इस अफगानिस्तान तक पहुंच अपनी बरकरार रखने के लिए इंडिया ने बच्चों जो एक पोर्ट डेवलप किया, दैट इज चाबहार पोर्ट। ये चाबहार पोर्ट हमने कहां डेवलप किया, ईरान के अंदर। हम ईरान के रास्ते आसानी से अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं। पर इंडिया का ये सब तामझाम देख करके ना चाइना को भी मिर्ची लगी। चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान के थ्रू इधर ये ग्वादर पोर्ट डेवलप कर लिया। तो ये ग्वादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट बिल्कुल नजदीक है, तो इसलिए भी समझना जरूरी है। अब अगर आगे आप देखते हैं तो यही एक वजह है कि ये ईरान जो है, ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर और उस बॉर्डर के आसपास रहने वाले बलूच लोग जो कि कॉन्फ्लिक्ट के मेन वजह बने हुए हैं। तो क्या भाई ये सब पहले से चला आ रहा है क्या, ईरान पाकिस्तान के अंदर पहले से दुश्मनी चली आ रही? तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ईरान पाकिस्तान के बीच में पहले बहुत अच्छे रिलेशंस थे। और ये बहुत अच्छे रिलेशन कब तक थे, पाकिस्तान जब बना 1947 में, जब ये अस्तित्व में आया, तब से लेकर के 1979 तक जो है इनके बीच में बड़े भारी भरकम बड़े अच्छे रिलेशंस थे। बच्चों ईरान में जो है ना 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, और इस इस्लामिक रिवॉल्यूशन की वजह से जो है ना ईरान जो है कट सा गया। पहले क्या था ना, ईरान और पाकिस्तान दोनों ही यूएस के बहुत अच्छे तगड़े वाले दोस्त थे, दोनों एकदम इनके खूब पटती थी यूएसए के साथ। बट जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ तो ईरान कहीं ना कहीं यूएस से थोड़ा सा कट गया, और उसी दौरान यूएस ने, चूंकि ईरान पीछे जा रहा था, तो यूएस ने क्या किया, पाकिस्तान को और बेहतरीन तरीके से गले लगा लिया। अब भाई इनने इसको पहले गले लगा लिया। अब इसके पहले की और थोड़ी सी अगर हम फ्लैशबैक में जाए ना तो आपको समझ में आएगा कि 79 के पहले है ना, ईरान और पाकिस्तान दोनों ने ही 95 के अंदर एक पैक्ट हुआ था जिसको बगदाद पैक्ट कहा जाता है। तो इस बगदाद पैक्ट के दोनों हिस्सा थे। इस बगदाद पैक्ट को ही बाद में नाम दिया गया था बच्चों सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सेंटो कहते हैं, है ना, नाटो और सेंटो। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई देखिए कितना गजब का जोड़ था। जिस तरह से आज हर जगह अमेरिका और ब्रिटेन एक साथ लड़ते हैं, उसी तरह से ग्रुप बना हुआ था जिसमें ईरान और पाकिस्तान दोनों साथ में थे। नाम क्या था, सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के दोनों मेंबर थे। और भी बड़ी बात कि भाई जब जो है पाकिस्तान वार हुआ 1971, इंडिया पाकिस्तान वार हुआ, जिस वार में जो है बांग्लादेश को आजादी मिली, उस वार में भी ईरान ने खुल के पाकिस्तान का सपोर्ट किया। ना सिर्फ 71 के वार में, जबकि 65 के वार में भी ईरान ने पाकिस्तान का खुल के सपोर्ट किया। और ईरान के शाह ने कहा था भाई कि जो है ये पाकिस्तान ड्यूरिंग इट्स वार अगेंस्ट इंडिया, तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई इसका डिसइंटीग्रेशन मत करो, हमें बड़ी तकलीफ होती है। ऐसा वहां के शाह ने बड़ी हमदर्दी जताई थी पाकिस्तान के साथ। बट हुआ क्या भाई, टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। ईरान हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो हुआ क्या, वही हुआ जो होने को मंजूर था। 79 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, पाकिस्तान जाके बैठ गया एकदम यूएसए की गोद में, और इस इस्लामिक रिवॉल्यूशन की वजह से यूएसए के रिश्ते ईरान से खराब हो गए। अब और भी आगे पेच आता है। क्या पेच आता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि और भी जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस कहां से आएगी। भाई ये सब तो ठीक ही ठीक था, 79 में अलग अलग हो गए, इस्लामिक रिवॉल्यूशन आ गया ईरान में। भाई हुआ क्या कि 9/11 का हमला सबको पता है, 2001 में आतंकवादियों ने अमेरिका में हमला कर दिया, जिसको 9/11 के नाम से जाना गया। अब ये 9/11 के हमले के दौरान क्या हुआ भाई कि जब अमेरिका ने वार ऑन टेरर शुरू किया, तो इस वार ऑन टेरर के मामले में पाकिस्तान ने पूरी तरह से अमेरिका को सपोर्ट किया, और कहीं ना कहीं ईरान चाहता था कि सपोर्ट ना किया जाए। तो वापस से एक बात आ गई कि पाकिस्तान जो है एकदम बिल्कुल तगड़े रूप से अमेरिका को साथ दे रहा था, और ईरान नहीं चाहता था कि आप ऐसा कीजिए। तो वापस से ईरान पाकिस्तान के रिश्ते थोड़े से कहीं ना कहीं आगे पीछे हो रहे थे। एक और बड़ी दिक्कत बच्चों इसमें खड़ी हुई, वो थी कि जब रशिया जो है अफगानिस्तान से आउट हुआ, जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान छोड़ा, तो उस दौरान जो है वहां पर कहीं ना कहीं तालिबान का इंटरफेरेंस शुरू हो रहा था। ईरान चाहता था कि तालिबान का यहां सब इंटरफेरेंस ना हो। तालिबान को खड़ा करने में सबसे बड़ा रोल था पाकिस्तान का। तो एक ये भी वजह रही कि ईरान पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स उजागर होने लगे। अब आगे बात आती है, ये इसकी मैंने जिक्र आपको किया अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का। अब बच्चों बात कहां आती है कि मजार शरीफ के अंदर एक पर्शियन स्पीकिंग शिया हजारस की जो है तालिबान हत्या कर देता है, मैसेकर कर देता है।
यह होता है 1998 में। तो यहां पर आकर के भाई और भी हालात बहुत बिगड़ जाते हैं। अब हमेशा हालात बिगड़े ऐसा नहीं है, हालातों को सुधारने की कोशिश भी की गई। मैंने आपसे कहा कि हालात कब बिगड़ना शुरू हुए, 79 में, और कब तक बिगड़ते चले गए, 98 तक बिगड़ते चले गए। बट ऐसा नहीं कि हालात बिगड़ते ही चले गए, बीच में कुछ कोशिशें भी हुई जिसमें कोशिश की गई कि हालात सुधरे, और ये कोशिश कब हुई थी, 95 में। देखिए भाई 95 में क्या हुआ, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर थी बेनजीर भुट्टो, और बेनजीर भुट्टो ने कहा कि भाई अभी तक जो ईरान पाकिस्तान के बीच में हुआ वो सही नहीं हुआ, और हम अफसोस जाहिर करते हैं कि यूएस ने ईरान पर इतने सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, ईरान को इतने सारे सैंक्शंस झेलने पड़ रहे हैं यूएस की वजह से, तो यूएस को सैंक्शंस कम करना चाहिए। साथ ही बेनजीर भुट्टो ने अपने कार्यकाल में ईरान से गैस भी खरीदी, और ये सब जो है ये सब चल ही रहा था। कब की बात है, 1995 की, और 98 में वो मजार शरीफ का कांड हो गया। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, 99 में यहां पर आ जाते हैं पाकिस्तान में कौन, जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि दोषी है हिंदुस्तान के ऊपर कारगिल वार थोपने के, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटाई। तो परवेज मुशर्रफ के आने के बाद तो आप कहां शांति की बात कीजिए, तो ईरान पाकिस्तान के रिश्ते और अब जो पटरी पे आना थे वो सब आना बंद। आगे देखते हैं बच्चों, तो यहां पर अब क्या है, इसमें जियोग्राफिकल या फिर डेमोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि ईरान पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है, जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर का नाम है गोल्ड स्मिथ लाइन, और ये बॉर्डर जो है बच्चों 9 से 9 किलोमीटर है। इस बॉर्डर के आसपास ही लोग रहते हैं। ये बॉर्डर शुरू होती है कहां से, अफगानिस्तान के ट्राई पॉइंट से, और ये खत्म होती है अरेबियन सी में। तो भाई ये एशिया के बड़े बड़े प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं। ईरान बहुत तेल बेचता है, गैस बेचता है, तो ये एक इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन है। हम चाहते हैं कि भाई ईरान का सिस्तान जो प्रोविंस है वो शांत रहे, साथ ही बलूचिस्तान पाकिस्तान का शांत रहे, क्योंकि हमको तो अपना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वापस से हासिल करना है। तो सारी लड़ाई आपको समझ में आ गई है कि सारी लड़ाई जो है ये बलूच लोगों की जो हक है, उनको उनके हक की जो पैरवी करने वाले ग्रुप हैं, उन ग्रुप्स की वजह से हो रही। अब मैं लास्ट में आपको बताता हूं कि क्या ये वार और आगे बढ़ेगा, क्या इस वार के अंदर आगे बढ़ने से किसी देश को कोई फायदा होगा। तो मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, मैप के थ्रू फिर से एक बार और चलते हैं वहीं पर जहां से हम आए हैं। दोस्तों अभी फिलहाल के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर बड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर एकदम सुलगा हुआ है। वहां अफगानिस्तान में जो अभी लोग हैं वो पाकिस्तान को चैन नहीं लेने दे रहे। दूसरी बात, इंडिया तो अपने जो धाक जमा के बैठे हैं कि भाई देख अब तूने किया तो अब उरी और बालाकोट से बड़ा एकदम अंजाम दिया जाएगा, और हो सकता है हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वापस से ले ले, हमारा हिस्सा जो हमारा कश्मीर है। तो पाकिस्तान कतई नहीं चाहेगा कि हम जो है, पाकिस्तान ऑलरेडी 2 मोर्चों पर इंगेज है, तो वो कतई नहीं चाहेगा कि वो ईरान के साथ अपना लफड़ा करे, क्योंकि ईरान इसका सबसे एक तरह से दुश्मन तो है पर सबसे छोटा दुश्मन है। 2 बड़े भारी भरकम दबंग लोगों के बीच में बैठा हुआ है तो ईरान। अब दूसरी बात, ईरान क्या चाहेगा। अब भाई ईरान क्या चाहता है, ईरान के ऑलरेडी कई सारे मसले फंसे पड़े। पहला मसला क्या है कि वो वहां पर आप देखिए हमास को सपोर्ट कर रहा है, हमास तो इजराइल को काम पे लगा। ईरान है जो है वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, ईरान ही जो है हुती को सपोर्ट कर रहा है, और जो आपका पूरा सी रूट है उसको एकदम ब्लॉक करने में लगा हुआ है। तो ईरान के पास भी बड़े बड़े असाइनमेंट्स पड़े हैं दुनिया को डिस्टर्ब करने के लिए। तो ये सब जो कहानी थी, ईरान ने कुछ अटैक पाकिस्तान पे किए, पाकिस्तान ने कुछ अटैक ईरान पे किए। सब कहानी सिर्फ इसलिए थी, दोनों देश दिखाना चाहते थे कि देखिए भाई अगर टाइम आता है तो हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटते। पाकिस्तान एक तरह से गीदड़ भपकी देना चाह रहा हूं इंडिया को कि देखिए भाई हम ईरान पर अटैक कर सकते हैं, तो आप बालाकोट जैसी गलती मत करना, नहीं तो हम इंडिया के खिलाफ भी कुछ कर सकते हैं। भाई पाकिस्तान अगर तूने ये सोच करके ड्रामा रचा हो तो बहुत गलत फहमी में, कुछ हथियार बर्बाद कर लिए हैं तूने, संभाल के रहियो। ईरान भी यही चाहता है कि वो यूएसए को एक मैसेज देना चाह रहा है, इजराइल को मैसेज देना चाह रहा है, देखिए हम अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये कॉन्फ्लिक्ट है, चलते रहेंगे, जहां जहां स्वार्थ आएगा वहां वहां लड़ाइयां जरूर होगी, और ये लड़ाइयां जो है छुटफुट चलती रहेगी। पर डेफिनेटली हिंदुस्तान की ताकत आज इतनी बढ़ चुकी कि कोई भी दुश्मन देश हमारी तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।